डालेंगे जेल में। है हिम्मत, आप अगर मेरी जात और मेरी औकात के हिसाब से मेरे साथ शोषण करेंगे तो हम भी अपनी जात और अपनी औकात के हिसाब से आपको बता देंगे कि आप हमसे हैं, हम आपसे नहीं। इस बात को याद रखिएगा। क्या भारत है, भारत की धरती पर अगर तैमूर लंक का इतिहास है तो बलकरण का भी इतिहास है। इस बात को याद रखिएगा। इस बात को याद रखिएगा कि ये भारत है जहां राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान, एक पंडित और एक खान मिलकर के इस देश की आजादी के लिए जान दिया था। जो कहता था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजू में कातिल में है। कि देश किसका है? देश क्या दो चार नेताओं का देश है? एक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, दो चार एमएलए एमपी का देश है? क्या इस देश में रहने वाले 140 करोड़ लोग जो गरीब गुरबा हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, मीडिया में काम करते हैं, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, कैमरा चलाते हैं, प्लम्बिंग का काम करते हैं, हल चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, जो नल ठीक करते हैं, जो बिजली ठीक करते हैं, ये देश उनका भी है जितना इस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का। आखिर देश में अगर इनके अधिकार नहीं बचेंगे, देश के लोग नहीं बचेंगे, तो देश कैसे बचेगा? और प्रचार किया जाता है, क्या प्रचार किया गया है कि हम जापान से ज्यादा मजबूत अर्थव्यवस्था हो गया है। हाय रे बेशर्मी, अगर हम जापान से ज्यादा मजबूत अर्थव्यवस्था हो गए हैं तो जरा हमको सोच के बताइए, ये 80 करोड़ लोग कौन है जो लाइन में लग करके 5 किलो अनाज ले रहे हैं? जरा हमको सोच करके बता दीजिए। देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी गृह मंत्री की, तो सवाल किससे पूछा जाएगा? सरकार चलाएं आप, 8,500 करोड़ का हवाई जहाज से उड़े आप, और सवाल पूछा जाएगा नेहरू जी से? सवाल नेहरू जी से तो नहीं पूछा जाएगा ना। और आप कहते हैं कि 70 साल में हमने कुछ नहीं किया। चलिए मान लेते हैं मोदी जी अगर 70 साल में हम कुछ नहीं किए होते तो झूठ मूठ का डिग्री भी आपके पास नहीं होता। जितना भाजपाई आज कांग्रेस से सवाल पूछता है उसको पकड़ करके पूछना चाहिए, बोलो बाप कहाँ पढ़ा है? कांग्रेस के स्कूल में पढ़ा है ना। दादा कुंभ नहाने जाएं वहां सुरक्षित नहीं, जश्न मनाने जाएं वहां सुरक्षित नहीं, ट्रेन में चढ़ें वहां सुरक्षित नहीं, सड़क से चलें वहां सुरक्षित नहीं, हवा में उड़ें वहां सुरक्षित नहीं, सीमा पे सुरक्षित नहीं, छुट्टी मनाने जाएं वहां सुरक्षित नहीं, तब भी कुछ गधे कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। बताइए, दो चार बात करूं उससे पहले इस मंच से हम अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं। जो दुर्दांत हादसा हुआ अहमदाबाद में, जो यात्री जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी, जो चालक दल के सदस्य थे, और वो जहाज जहां जाकर के गिरा उसमें जिन लोगों की जान चली गई, हम अपनी पार्टी की तरफ से शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिस्फी के, मधुबनी के सभी आदरणीय बुजुर्गों का, हमारी माताओं बहनों का, नौजवान साथियों का, और जिस भी माध्यम से आप मुझे सुन पा रहे हैं, यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है या मोबाइल के माध्यम से, मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से जिन तक भी मेरी बात पहुंच रही है, सबका मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अहाँ सबका गोर लागै छी। अभी जब मेरे बारे में कुछ कहा जा रहा था तो मैं उसको सुन रहा था और सोच रहा था। मुझे एक बात से बहुत दिक्कत है और ये मैं सीधे जनता को कहना चाहता हूं। कार्यकर्ता और नेता ये बात शायद मानते नहीं हैं, लेकिन मैं आपसे सीधे कहता हूं, किसी भी व्यक्ति का जिंदाबाद मत कीजिए, किसी भी व्यक्ति का जिंदाबाद मत कीजिए। जिंदाबाद करना है तो अपने ईश्वर का कीजिए, अपने परवरदिगार का कीजिए, अपने अल्लाह का कीजिए, उनकी कीजिए जिनकी आप पूजा और इबादत करते हैं। जिंदाबाद कहिए तो अपनी धरती का कहिए, जो धरती उगाती है आप खाते हैं, उस आसमान का कहिए
उस सूरज और चांद का कहिए, उस हवा और पानी का कहिए, उस माँ बाप का कहिए, उस किसान का कहिए, उस मजदूर का कहिए, उस कारीगर का कहिए, सीमा पे खड़े उस जवान का कहिए, उस ड्राइवर का कहिए, उस पायलट का कहिए जिससे आपकी जिंदगी चलती है। मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूं। मैं बेगूसराय से चल करके, राष्ट्रकवि दिनकर की धरती से चल करके कविवर विद्यापति की नगरी विस्फी आया हूं, और ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले सीए एनआरसी के दौरान मैं मधुबनी आया था। उससे पहले मैं जब विधानसभा का चुनाव हुआ तब यहीं बिस्फी आया था, और महागठबंधन के जो प्रत्याशी थे उनका कैंपेन करने के लिए आया था। उसके बाद हमारी जब पलायन रोको नौकरी दो यात्रा चल रही थी, उस दौरान मैं मधुबनी आया था। आज मैं फिर मधुबनी आया हूं, और मैं बार बार मधुबनी इसलिए आता हूं कि मधुबनी के लोगों से जो लगाव है, मधुबनी के लोग जो अपना समझ करके प्रेम देते हैं, पाग पहनाते हैं, साल ओढ़ाते हैं, ये मोहब्बत है कि मैं बार बार आपके बीच आता हूं। और आपका और हमारा एक सांस्कृतिक संबंध है। भले हमारी भाषा मैथिली मधुबनी जितनी शुद्ध नहीं है, थोड़ा दखनाहा प्रभाव है, मोकामा के बगल में है इसलिए, लेकिन जैसी भी है टेढ़ी मेढ़ी ही सही है, तो वो भी मैथिली ही। और जब मैं बिस्फी आया हूं, विद्यापति जी की धरती पर आया हूं, तो एक प्रसंग आपको सुनाना चाहता हूं। प्रसंग ये है कि विद्यापति जी जब अपने अंतिम वेला में थे तो उन्होंने कहा कि मुझे मां गंगा का दर्शन करना है, मुझे गंगा जी के पास ले चलो। आप जानते हैं कि मधुबनी दरभंगा के लोग गंगा दर्शन के लिए सिमरिया घाट ही जाते हैं, और मेरा ताल्लुक जिस समुदाय से है उसके बारे में कहा जाता है, जहां हम लोग जाकर के बसे हैं गंगा के किनारे, यही दरभंगा के जाले से चल करके वहां गए हैं, तो हमारा पुराना डीह दरभंगा का है। विद्यापति जी अंतिम बेला में मां गंगा का दर्शन करना चाहते थे, लेकर के लोग चले। जाते जाते जो है समस्तीपुर बेगूसराय की सीमा के पास थक गए, बोले अब हम नहीं जा रहे हैं, मां गंगा को आना है तो हमारे पास आए, हम नहीं जा रहे हैं। ये तो कोई वही कवि कह सकता है ना, जिनके बारे में यह कथा सुनाई जाती है कि स्वयं भगवान शिव नौकर का रूप धारण करके उनके यहाँ रह रहे थे। इसीलिए उन्होंने एक पद लिखा है, उगना रे मूर्खता गिले रे उगना। और जब मैं ये बात जिक्र कर रहा हूं, यह जो हमारी सांस्कृतिक पहचान है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, मैं इसलिए भी कर रहा हूं कि कैसे आज हमारी संस्कृति, विरासत और इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, जो पीढ़ी अपना इतिहास याद नहीं रखती है, इतिहास भी उसको भुला देता है। मैं पिछली बार जब कैंपेन करने के लिए आया था, तब बिस्फी के लोगों को यही कहा था, चूकिएगा मत, चूकिएगा तो किसी बकलोल के फेरा में फंस जाइएगा। और आज फिर जब मैं आपको कह रहा हूं, तो इस बात को याद रखिएगा, हम आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं। चुनाव जब होगा तब होगा, और हमारे लिए एक कैंडिडेट या एक सीट इंपॉर्टेंट नहीं है। जब चुनाव होगा, हम एक परिवर्तन मोर्चे के तौर पर, इंडिया के तौर पर, महागठबंधन के तौर पर
243 की 243 सीटों पर पूरे जोरदार तरीके से लड़ेंगे। लेकिन आज जब आपसे संवाद करने के लिए आए हैं तो कुछ जरूरी बात आपसे साझा करना चाहते हैं। बारात आ गई तब तैयारी करके क्या होगा? बारात के आने से पहले, रिश्ता लगने के बाद ही भोज का तैयारी शुरू हो जाता है। तो हम आपसे आज इसलिए बात करने के लिए आए हैं कि ये वक्त है कि आराम से आप सुन सकते हैं और आराम से हम आपको सुना सकते हैं। तो यह जन संवाद का, सामाजिक न्याय संवाद का जो सुअवसर प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं सबसे पहले बिस्फी की आदरणीय जनता का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का और हमारे दोनों जिलाध्यक्ष मौजूद हैं, पूर्व भी और वर्तमान भी, पूरी जिला कमेटी का, सारे हमारे वरिष्ठ नेता यहां से लेकर के यहां तक बैठे हुए हैं, मेयर साहब हैं, तमाम लोग यहां मौजूद हैं। इनका मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं नूरानी साहब कि एक बार फिर से मुझे आपके बीच में आने का इन्होंने अवसर दिया है। इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी यह है कि मैं बिस्फी के, मधुबनी के, दरभंगा के कांग्रेस पार्टी के जो आम कार्यकर्ता हैं, देखिए आप ही जमीन है, बिना नींव का घर नहीं बनता है। और बेनीपुरी लिखते हैं कि हर कोई कंगूरे का ईंट होना चाहता है। जब आप मस्जिद की मीनार देखेंगे तो ऊपर जो है ना एक ईंट शोभता है। मंदिर देखेंगे उसके ऊपर में भी सबसे ऊपर जहां झंडा लगा होता है वहां पे ईंट शोभता है। लेकिन वो ईंट वहां पे इसीलिए शोभ रहा है कि कोई ईंट नींव में पड़ी हुई है। तो मंच का तो आभार है, लेकिन मैं सबसे ज्यादा शुक्रगुजार आपका हूं जो सामने बैठे हैं, जो मुझे सुन पा रहे हैं। क्योंकि किसी भी पार्टी की जमीन उसके कार्यकर्ता होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता जो आन बान शान हैं, जो हमारे तमाम प्रखंड के अध्यक्ष हैं, जो हमारे सारे सेल डिपार्टमेंट, यूथ कांग्रेस, NSY के जो तमाम कार्यकर्ता और नेता हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस सामाजिक न्याय संवाद में मुझे आपसे बात करने का, मुखातिब होने का मौका मिला है। मैं दो चार बात आपसे करूंगा। मुझे मालूम है रात हो रही है, गांव ग्रामीण इलाका है। अलग बात है कि यहाँ से मंत्री बनते रहे हैं, लेकिन आज भी बेचारी मधुबनी जो है ग्रामीण इलाका ही बना हुआ है। इसी विषय पे मुझे आपसे बात करना है। दो चार बात करूं उससे पहले इस मंच से हम अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं। जो दुर्दांत हादसा हुआ अहमदाबाद में, जो यात्री जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी, जो चालक दल के सदस्य थे, और वो जहाज जहां जाकर के गिरा उसमें जिन लोगों की जान चली गई, हम अपनी पार्टी की तरफ से शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी वहां गए थे, सिविल अस्पताल में जाकर के घायलों से मिले, उनके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। स्थिति यह है कि जब एक घटना की संवेदना व्यक्त कर रहे हैं तब तक ही दूसरी घटना की खबर आ जाती है। आज की खबर यह आ रही है कि पुणे में कोई पुल गिर गया है और उसमें जो है कई लोगों की जान चली गई है। संवेदना हम व्यक्त कर रहे हैं, साथ ही साथ मन में ये सवाल भी आ रहा है कि बताइए क्या स्थिति है देश में। तीर्थ करने के लिए जाएं, कुंभ नहाने के लिए जाएं तो वहां सुरक्षित नहीं है। क्रिकेट का जश्न मनाने के लिए जाएं तो वहां सुरक्षित नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार है तो हम जिम्मेवारी नहीं लेंगे, उसकी भी जिम्मेवारी लेंगे। कुंभ नहाने जाएं वहां सुरक्षित नहीं, जश्न मनाने जाएं वहां सुरक्षित नहीं, ट्रेन में चढ़ें वहां सब सुरक्षित नहीं, सड़क से चलें वहां सुरक्षित नहीं, हवा में उड़ें वहां सुरक्षित नहीं, सीमा पे सुरक्षित नहीं, छुट्टी मनाने जाएं वहां सुरक्षित नहीं। तब भी कुछ गधे कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। बताइए, पुल गिर जा रहा है, पुलिया गिर जा रहा है, आग लग जा रहा है, और देश के गृह मंत्री कहते हैं कि घटनाएं तो होती रहती हैं। तो घटनाएं जब होती हैं तो उसकी किसी की जिम्मेवारी होती है ना। आप जब कांग्रेस की सरकार होती है तो जिम्मेवारी तय करते हैं, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा मांगते हैं और किस बेशर्मी से जाकर के कहते हैं कि घटनाएं तो होती रहती हैं।
नियम अलग अलग होगा क्या? आप जब सरकार चलाएं तो एक नियम, और दूसरी पार्टी की सरकार चलाए तो दूसरा नियम। देश संविधान से चलेगा, न्याय से चलेगा, कानून से चलेगा कि मनमाने ढंग से चलेगा? इसी बात पे हमने एक बात कही, भयंकर गर्मी है, लगता है अब मानसून आएगा कि तब मानसून आएगा। पूर्णिमा बीत गया है, आषाढ़ चालू हो गया है, रोहिणी बरसी नहीं, पता नहीं अदरा बरसेगा कि नहीं बरसेगा। इतनी भयंकर गर्मी है जून में। तो हमने यही कहा कि एक तो जून की गर्मी, ऊपर से फर्जी डबल इंजन सरकार की बेशर्मी, दोनों कम होने का नाम नहीं ले रहे। और प्रश्न कर दीजिए तो आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष में है हम, आरोप आप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। पता नहीं गंगा अब उल्टी बहेंगी इस देश में। पहले विपक्ष सवाल पूछता था सरकार से, अब सरकार की जो मीडिया है वो सवाल पूछ रही है विपक्ष से। देश में सरकार चला रहे हैं मोदी जी 10 साल से, और यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है 20 साल से। सवाल किससे पूछा जा रहा है? नेहरू जी से सवाल पूछा जा रहा है। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के दौरान जब हम चल रहे थे तो एक पत्रकार महोदय ने कहा कि कांग्रेस को नौकरी के बारे में बात करने का अधिकार नहीं है। तो क्या करें, हम लोग मंगल पे चले जाएं? इस देश की विपक्षी पार्टी, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, जिसको देश की जनता ने वोट करके विपक्ष में बिठाया है, स्वीकार करते हैं इसको। जनता ने अगर आपको सत्ता में बिठाया है, हालांकि सवाल पूछ रहे हैं चुनाव आयोग से, अब मिर्ची किसको लग रहा है? भाजपा को। अरे देश के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सवाल पूछा चुनाव आयोग से, अब मिर्ची किसको लग गया? भाजपा को। काहे भाई? जितना चुनाव आयोग आपका उतना चुनाव आयोग हमारा, जितना न्यायालय आपका उतना न्यायालय हमारा, जितनी सेना आपकी उतनी सेना हमारी, जितनी पुलिस आपकी उतनी पुलिस हमारी। आपको क्यों मिर्ची लग रहा है? दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल ही काली है। फिर भी स्वीकार करते हैं कि आप प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं आप। 10 साल से प्रधानमंत्री आप हैं। जो जनता आपको प्रधानमंत्री बनाई है, मान लेते हैं कि सब कुछ ईमानदारी सही होता है, चलिए आपकी ही बात, उसी जनता ने हमको भी तो विपक्ष में बिठाया है। हम चुने हुए विपक्ष हैं इस देश के, और सत्ता से सवाल पूछना हमारा काम है। संकट में सवाल नहीं पूछेंगे, संकट में सरकार के साथ खड़े रहेंगे। देश पे कोई संकट होगा तो सरकार के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन जब संकट टलेगा तो सवाल तो पूछा जाएगा कि देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी रक्षा मंत्री की, देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी गृह मंत्री की। तो सवाल किससे पूछा जाएगा? सरकार चलाएं आप, 8,500 करोड़ का हवाई जहाज से उड़े आप, और सवाल पूछा जाएगा नेहरू जी से? सवाल नेहरू जी से तो नहीं पूछा जाएगा ना। और आप कहते हैं कि 70 साल में हमने कुछ नहीं किया। चलिए मान लेते हैं मोदी जी अगर 70 साल में हम कुछ नहीं किए होते तो झूठ मूठ का डिग्री भी आपके पास नहीं होता। जितना भाजपाई आज कांग्रेस से सवाल पूछता है उसको पकड़ करके पूछना चाहिए, बोलो बाप कहाँ पढ़ा है? कांग्रेस के स्कूल में पढ़ा है ना। दादा का इलाज कहाँ हुआ है? कांग्रेस के स्कूल में हुआ है ना। बताओ, जिस रोड पे चलते वो रोड कौन बनाया है? कांग्रेस ने बनाया है ना। जिस एयर इंडिया को तुम बेच दिए, उस एयर इंडिया को सरकार के अंतर्गत नेहरू जी लेकर के आए थे ना। जिस IIT की बात करें, एम्स की बात करें, इसरो की बात करें, पूरे के पूरे संविधान की बात करें, पूरी की पूरी व्यवस्था की बात करें, अगर कांग्रेस की सरकार नहीं होती, महात्मा गांधी जैसा सोच इस देश में नहीं होता। क्या कहते थे गांधी?
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। उसको भी सन्मति जो मंदिर जाता है, उसको भी सन्मति जो मस्जिद जाता है, उसको भी सन्मति जो गुरुद्वारा जाता है, चर्च जाता है, बौद्ध मठों में जाता है, और उसको भी सन्मति जो ये कहे यम जीवे सुखम जीवे रण कृत्वा घुम पिबेत, उसको भी सब जो है सन्मति मिले। ये सोच का नतीजा है कि नेहरू प्रधानमंत्री बने जरूर, संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। और संविधान अगर नहीं होता, वोट की ताकत नहीं होती, वोट का हिसाब हमारा और आपका बराबर नहीं होता, तो 5 साल में ही सही एक बार हेलीकॉप्टर आपके गांव में उतरता क्या? नेता आपकी गलियों में आकर के हाथ जोड़ता क्या? आपकी जो है गांव में आकर के धूल फांकता क्या? 5 साल में ही सही एक बार उस जनता के सामने हाथ जोड़ना पड़ता है जिसके पास वोट का ताकत है, और वोट का राज है। वोट से सरकार बनती है, वोट से सरकार बिगड़ती है। लेकिन देखिए कितने पतित हो गई है इस देश में जनप्रतिनिधियों का व्यवहार, कितना पतित हो गया है कि जिस जनता से हाथ जोड़ करके वोट लेते हैं, हाथ जोड़ करके चुनाव का वक्त के वक्त जिनसे वोट लेते हैं, जीत जाने के बाद उनको उसी तरह से दुत्कारते हैं। हमको मालूम है कि 4 बजे के बाद जो है बहुत सारे जनप्रतिनिधि नहीं मिलते हैं। बिहार में शराबबंदी है, उनके लिए कोई बंदी नहीं है, कोई बंदी नहीं है, एकदम होम डिलीवरी है उनके लिए। और 4 बजे के बाद सूरज अस्त, जनप्रतिनिधि मस्त। और हालत यह है कि फोन नहीं उठाते हैं। फोन उठाने पे जवाब देते हैं कि हमको वोट दिए थे, मोदी को वोट दिए थे ना, नीतीश कुमार को वोट दिए थे ना, जाओ उन्हीं से काम करवा दो। और बेलगाम नौकरशाही की हालत यह है, एक चीज बता दीजिए जो बिना कमीशन का हो रहा हो। अगर बिना कमीशन का हो जाएगा, माइक बंद करेंगे, चुपचाप जो है अपनी गाड़ी में बैठ करके वापस सिमरिया घाट चले जाएंगे। एक चीज बता दीजिए। कहते हैं प्रधानमंत्री बड़ा बड़ा पोस्टर लगा करके कि 5 किलो अनाज मिलता है, जिसको 5 किलो अनाज मिलता है अपना नाम बदल लेंगे। खूब मिलेगा तो 4.5 किलो, तो 4.25 किलो अनाज मिलता है, 5 किलो किसी को अनाज नहीं मिलता है। जब देश में ही लीडर नहीं होगा, डीलर होगा, चंदा लो धंधा दो, वोट जनता का लेना है, नोट जो है दोस्त की तिजोरी में पहुंचाना है, वोट हमारा और राज अदानी का, यही देश में चल रहा है। नतीजा क्या है? जब लीडर देश का प्रधानमंत्री होता है तो जनता के बारे में सोचता है, और जब डीलर देश की सत्ता पे बैठता है, गद्दी पर बैठता है, तो अपने बारे में सोचता है। नतीजा क्या है? कोई जनप्रतिनिधि का कुछ नहीं चल रहा है। जिस जनप्रतिनिधि का सेटिंग है नौकरशाही के दफ्तर में, उसका काम होगा, और हर चीज पे कमीशन बना हुआ है। कौन सी आवास योजना जो है बिना कमीशन का चल रहा है? कौन सी योजना चल रही है मुझे बता दीजिए। ये हकीकत है, और ये हकीकत हमारे सामने में, हमारे आंखों के सामने में ये हो रहा है। अगर यही होता रहा, यही चलता रहा, आप अपने मन से सवाल कीजिए कि वोट का अधिकार बचेगा? चुनाव लड़ने की हिम्मत तो जनता पहले ही छोड़ चुकी है। आज की तारीख में चुनाव वही लड़ेगा जिसके पास होगा बीजेपी। बीजेपी मतलब जिसका बाप हो, जिसका जात हो, और जिसके पास पैसा हो, चुनाव तो वही लड़ सकता है। तो चुनाव लड़ने का अधिकार तो ऑलरेडी जा चुका है आपका। चुनने का अधिकार भी आपके पास बचेगा कि नहीं बचेगा, इसका फैसला आपको करना है। और आप चाहते हैं कि चुनने का अधिकार आपके हाथ में रहे, तो यह जरूरी है कि आप सामाजिक न्याय को समझें। सामाजिक न्याय का सवाल किसी एक जाति का सवाल नहीं है। इस देश में लोगों के साथ अत्याचार, शोषण किस आधार पर होता है? या तो धर्म के आधार पर होता है, या तो जात के आधार पर होता है, या तो औकात के आधार पर होता है। तो बता दीजिए, हर जात में सबकी औकात बराबर है क्या? जब सबकी औकात बराबर नहीं है,
तो सबका सम्मान भी बराबर नहीं है, सबका अधिकार भी बराबर नहीं है, सबके साथ लोगों का व्यवहार भी बराबर नहीं है। हम चलेंगे जो है 10 गाड़ी से तो हमारे साथ जो है ना कोई आंख नहीं दिखाएगा, लेकिन एक बेचारा चुपचाप साइकिल से जा रहा है ना मेहनत करके पसीना पोंछते हुए, तो कोई उसको गाली बक देगा। क्या औकात देख करके व्यवहार नहीं किया जाता है? अरे किसी भी भोज जल से किसी दावत में चले जाइए, आप कपड़ा क्या पहन करके आए हैं, आप गाड़ी कौन से आए हैं, इसके हिसाब से तय होगा कि आपको पहली सफ में कुर्सी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये है हमारी हालत। इसीलिए सामाजिक न्याय की जरूरत सबको है। सामाजिक न्याय की जरूरत उसको भी है जिसके पहचान के आधार पर, धर्म के आधार पर उसके साथ अन्याय किया जाता है। तिलक लगाया है कि टोपी पहना है, मस्जिद जाता है कि मंदिर जाता है। सामाजिक न्याय की जरूरत उसको भी है जिसके पैदा होते ही उसकी जाति तय हो गई। हम कहां पैदा हुए हैं? फॉर्म भरे थे क्या भगवान जी के घर में? कौन फॉर्म भर करके आया है? ये कोई मनरेगा का जो है जॉब कार्ड बन रहा है क्या कि भगवान जी के घर में फॉर्म भर दिए थे कि हमारी जात क्या होगी? अरे जो माँ बाप की जात थी वो हमारी जात होगी, इसमें हमारा क्या है? और उसके जन्म के आधार पर, उसके जात के आधार पर उसके साथ व्यवहार किया जाएगा, औकात के आधार पर उसके साथ व्यवहार किया जाएगा। मैं एक सवाल पूछता हूं, यहाँ सिपाही खड़े हैं, आपका भी वोट एक है, डीजीपी का भी वोट एक है। आपकी बदौलत से डीजीपी है ना, डीजीपी की बदौलत से तो आप नहीं है। आखिर ये फैसले इस देश में क्यों लिए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगे 5 साल के लिए, मुख्यमंत्री बनेंगे 5 साल के लिए, और गरीब का बच्चा जो बेल्ट का नौकरी करता है, किसान मजदूर का बच्चा आर्मी में नौकरी करने के लिए जाएगा, उसको 4 साल का नौकरी देंगे? यह अन्याय क्यों हो रहा है? एक बार विधायक हो गए, भले पूरा नहीं कीजिए, आपको भी पेंशन मिलेगा, और आप मर जाइएगा तो आपकी बीवी को भी पेंशन मिलेगा। काहे भाई? 5 साल के लिए आप सरकार हुए तो आपको पेंशन मिलेगा, हम 60 साल के लिए सरकारी हुए तो हमको पेंशन नहीं मिलेगा। बोलिए बेईमानी है कि नहीं है? ये हमारे सामने, आंखों के सामने हो रहा है। हम जब आपसे संवाद करने के लिए आए हैं तो इस बात पर संवाद करने के लिए आए हैं कि देश किसका है। देश क्या 2-4 नेताओं का देश है? एक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, 2-4 एमएलए एमपी का देश है क्या? इस देश में रहने वाले 140 करोड़ लोग जो गरीब गुरबा हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, मीडिया में काम करते हैं, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, कैमरा चलाते हैं, प्लम्बिंग का काम करते हैं, हल चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, जो नल ठीक करते हैं, जो बिजली ठीक करते हैं, ये देश उनका भी है जितना इस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का है। आखिर देश में अगर इनके अधिकार नहीं बचेंगे, देश के लोग नहीं बचेंगे, तो देश कैसे बचेगा? और प्रचार किया जाता है, क्या प्रचार किया गया है कि हम जापान से ज्यादा मजबूत अर्थव्यवस्था हो गया है। हाय रे बेशर्मी! अगर हम जापान से ज्यादा मजबूत अर्थव्यवस्था हो गए हैं तो जरा हमको सोच के बताइए, ये 80 करोड़ लोग कौन है जो लाइन में लग करके 5 किलो अनाज ले रहे हैं? जरा हमको सोच करके बता दीजिए। जो लोग 5 किलो अनाज ले रहे हैं सरकारी दस्तावेज के हिसाब से, वो गरीब हैं। तो आप कह रहे हैं कि आप 80 करोड़ गरीब लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना रहे हैं, और तीसरी तरफ इस देश का एक बेशरम पूंजीपति अपने बेटा के ब्याह में 5000 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है। बताइए हम कैसा देश बनाएंगे? देश ऐसे चलेगा? अगर इस देश के लोग जिन्होंने हमको आजादी दिलाई यही सोच करके अगर इस देश बनाए होते, तो क्या आज आंगनबाड़ी में काम करने वाली का बेटा खड़ा होकर के इस देश के प्रधानमंत्री से सवाल कर रहा होता? क्या डालेंगे जेल में? है हिम्मत? आप अगर मेरी जात और मेरी औकात के हिसाब से मेरे साथ शोषण करेंगे तो हम भी अपनी जात और अपनी औकात के हिसाब से आपको बता देंगे कि आप हमसे हैं, हम आपसे नहीं। इस बात को याद रखिएगा। यह भारत है, भारत की धरती पर अगर तैमूर लंक का इतिहास है तो बलकरण का भी इतिहास है। इस बात को याद रखिएगा। इस बात को याद रखिएगा कि ये भारत है जहां राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान, एक पंडित और एक खान मिलकर के इस देश की आजादी के लिए जान दिया था, जो कहता था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजू में कातिल में है। याद रखिएगा कि आपकी तमाम खरीदी हुई मीडिया, आपके तमाम ईडी और सीडी,
आपको जितना जोर लगाना है लगा लीजिए, लेकिन अगर इस देश का गृह मंत्री ये कहेगा, परिवारवाद पे भाषण देगा, तो किसी चौक चौराहे पे खड़ा होकर के उसका गिरेबान पकड़ करके पूछेंगे कि अगर कांग्रेस परिवारवादी है तो तुम बताओ कि तुम्हारा बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी कैसे बना है, कौन सा एग्जाम दे करके बना है, ये बताओ कि इस देश के भीतर क्या हो रहा है। क्यों हर मिनट किसी महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, क्यों हर मिनट किसी दलित के साथ अत्याचार हो रहा है, क्यों हर मिनट इस देश के पिछड़े और अति पिछड़ों का अधिकार छीना जा रहा है, क्यों हर मिनट इस देश के भीतर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों इस देश के भीतर हर मिनट कोई जवान आत्महत्या कर रहा है। इस सवाल का जवाब तुमको देना पड़ेगा। तुमको जितनी ताकत लगानी है अपनी झूठ की ताकत लगा लो, लेकिन याद रखना, बादल कितना भी घना क्यों ना हो, सूरज को चमकने से रोक नहीं सकता है। सूरज चमकेगा, वो सूरज चमकेगा, आफताब चमकेगा, उसको तुम रोक नहीं सकते। इस बात को याद रखना। आज हमारे देश की स्थिति यह है कि जो सच बोले उसको ये बदनाम करने की कोशिश करते हैं। क्यों राहुल गांधी को ये उल्टा पुल्टा बोलते हैं? करोड़ों रुपया खर्च किया है उस आदमी का चरित्र बिगाड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब इनके पास नहीं है। याद कीजिए राहुल गांधी ने क्या कहा था। राहुल गांधी ने कहा था कि ये गलत जीएसटी लागू करेंगे, इससे देश के जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे उद्योग धंधे करने वाले लोग हैं, वो तबाह हो जाएंगे। राहुल गांधी की बात नहीं सुनी। राहुल गांधी ने कहा कि आप नोटबंदी करेंगे तो इस देश के जो छोटे व्यापारी हैं वो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि वो नकदी का व्यापार करते हैं, उनका लेन देन नकदी का होता है। जो अड़हतिये होते हैं, जो केला लाते हैं, सेब लाते हैं, जो बेचते हैं, खरीदते हैं, जो गोलगप्पे का ठेला लगाता है, जो छोटा दुकान चलाता है, जिसकी किराने की दुकान है, वो नोटबंदी से तबाह हो जाएगा। इन्होंने राहुल गांधी की बात नहीं सुनी। राहुल गांधी ने कोरोना से ठीक पहले कहा कि आप तैयारी कीजिए, ताली बजाने थाली बजाने से कोरोना नहीं जाएगा, कोरोना की आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी, अस्पताल ठीक करना पड़ेगा, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। राहुल गांधी की बात नहीं सुनी। राहुल गांधी ने कहा कि आप चीन से सावधान हो जाइए, अगर चीन और पाकिस्तान मिल जाएगा तो हमारे लिए अच्छा नहीं है, इस दोनों को अलग करके रखना जरूरी है, और ये भारत की ताकत है कि हम अपने सवाल में किसी को भी टांग अड़ाने नहीं देते हैं। देखिए कि कहते हैं कि दुनिया में डंका बज रहा है, ट्रंप का एक फोन आता है, जी सर यस सर करना शुरू कर देते हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि हमारे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है, दुनिया बदल रही है, मोबाइल का जमाना आया है, ड्रोन का जमाना आया है, इंजन बदल रहा है, अब पेट्रोल डीजल से गाड़ियां नहीं चलेगी, ईवी आएगा, इलेक्ट्रिक इंजन होगा। इस बदलती हुई दुनिया में हमको ताकत बनकर के यदि उभरना है तो अपनी नीतियों को बदलना पड़ेगा। इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, इन्होंने राहुल गांधी की बात नहीं सुनी। कोई आदमी जो सच कहता है, सही कहता है, ये उसे उल्लू बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या है ना, हम भी मिथिला के लोग हैं, और मैथिली में एक बात कही जाती है, खाया हुआ देह और नहाया हुआ देह छूता नहीं है। जितना भी आप मूर्खता को जो है ढक दीजिए, मूर्खता एक दिन जो है ना छप्पड़ फाड़ करके बाहर निकल आएगी। और इस देश में सबसे बड़ा संकट ये है कि सत्ता सुरक्षित हाथों में नहीं है, सत्ता मूर्खों और दलालों के हाथों में है। इसीलिए देश को यदि बचाना है तो देश की जनता को यह संकल्प लेना पड़ेगा, और संकल्प ये है कि हमको वैज्ञानिक आधार पर चीजों को करना पड़ेगा। क्यों हम जाति जनगणना का प्रश्न उठा रहे हैं? जाति जनगणना का प्रश्न इसलिए उठा रहे हैं कि अगर आप घर में खाना बनाते हैं तो पहले गिनते हैं कि घर में कितने लोग हैं। 4 लोग हैं तो 4 लोगों का खाना बनाएंगे, 3 लोग होंगे तो 3 लोगों का खाना बनाएंगे। घर में है जो है 2 लोग तो खाना 30 लोगों का तो नहीं बनाएंगे। जाति जनगणना इसलिए जरूरी है कि आज हर चीज में डेटा की जरूरत होती है। अभी देखिए ना, अभी चुनाव आएगा, जितने प्रत्याशी हैं सब अपना अपना बायोडाटा लेकर के आएंगे, और जो जिस जाति का होगा सबसे पहले यही बताएगा। जानते हैं यहाँ पे 35,000 मुसलमान हैं, जानते हैं यहाँ पे इतना अति पिछड़ा है, यहाँ पे इतना ज्यादा है, यहाँ पे इतना ब्राह्मण है, सब डेटा लेकर के आता है। भाई साहब, कौन सी ऐसी चीज में जिसपे डेटा की जरूरत नहीं होती है? तो चुनाव लड़ने के लिए डेटा की जरूरत है, हर चीज के लिए, भोज करने के लिए डेटा की जरूरत है। गांव में जितना लोग होगा उतना मन ही चावल बनाइएगा ना, शादी में कितना बाराती आ रहा है उसी के हिसाब से खाना बनाइएगा ना, श्राद्ध हो रहा है तो कितने लोगों को भोज खिलाना है उसी के हिसाब से जो है खाना बनाइएगा ना। कहीं पे जो है कहीं दावत है, वलीमा है, उसी के हिसाब से खाना बनेगा ना। ये जो है गिनती से क्या प्रॉब्लम है भाई?
दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन किसका चुरा के दबा करके बैठा हो ये पता चल जाएगा। झूठ बोलने का क्या जरूरत है? अरे मान लीजिए कि विश्व में कितना ब्राह्मण है ये भी पता चल जाएगा, कितना मुसलमान है ये भी पता चल जाएगा, कितना भूमिहार है ये भी पता चल जाएगा, कितना दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा, सब पता चल जाएगा। क्या दिक्कत है? दिक्कत तो उसी का होगा जिसके मन में चोर होगा। क्या दिक्कत है गिनती कर लेने से भाई? गिनती होगी, संख्या पता चल जाएगी, नियम बनाने में, नीति बनाने में, कानून बनाने में। और मैं कहता हूं कि सामाजिक न्याय की जरूरत सबको है। सामाजिक न्याय की जरूरत मुझे भी है। इस देश में अगर संविधान नहीं होता तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास वही ताकत होता जो इस देश के जो है ज्यादा औकात वाले लोगों के पास ताकत होती है। अरे हमारा बाप जो है साइकिल से चलता है और जिसका पास हेलीकॉप्टर से चलता है, जिसका बाप उसका और हमारा औकात थोड़ी बराबर होगा। यह तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है। जितना औकात हेलीकॉप्टर वाले का उतना औकात साइकिल वाले का है। ये संविधान की ताकत है। जितना औकात जो है मंदिर जाने की है, जितना औकात जो है मस्जिद जाने की है, उतना ही औकात गुरुद्वारा जाने की है और चर्च जाने की है। यह तो संविधान की व्यवस्था है ना। गिनती करने में क्या दिक्कत है? तो इन्होंने पहले विरोध किया। राहुल गांधी ने कहा चैलेंज करते हैं, पार्लियामेंट में खड़ा होकर के कहा चैलेंज करते हैं, जितना ताकत है तुम लगा लो, इसी लोकसभा में पास करके दिखाएंगे। तो अभी चुनाव आने वाला है, चुनाव आने वाला है तो कहा कि गिनती करेंगे। कब कीजिएगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने कहा था कि 15 लाख खाते में पहुंचाएंगे? हमारा तो छोड़ दिया, हम तो भाजपा विरोधी हैं। भाजपा सपोर्टर से पूछ लीजिएगा, 10 साल सरकार को है, होने का है, 15 लाख छोड़ो 10 लाख रुपया आया है तुम्हारे खाते में? आप ही ने कहा था कि हर साल जो है 2 करोड़ नौकरी पड़ेगी। कितनी नौकरी मिली है भाई? नौकरी मिला है जो गृह मंत्री के बेटा को, हमको, और आपको कुछ नहीं मिला है। बेरोजगारी 45 साल में देश में सबसे ज्यादा है। किसान आत्महत्या दर सबसे ज्यादा है। जवान आत्महत्या दर सबसे ज्यादा है। कोई ऐसा क्षेत्र जो है इन्होंने छोड़ा नहीं जिसको अपने दोस्त को बेचा नहीं। जरूरत पड़ी तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, जहां जो मौका मिल रहा है वही बेच दे रहा है। और कहते हैं कि व्यापार तो हमारे खून में है। एक तो इनका खून जो है ना वो बड़ा मजेदार है, वो मौसम की तरह है। कभी सिंदूर हो जाता है, कभी व्यापार हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। और कभी तो छोड़िए, कभी तो हमको लगता है कि इनके शरीर में खून है ही नहीं, क्योंकि ये नॉन बायोलॉजिकल है ना। खून तो बायोलॉजिकल लोगों के शरीर में होता है, ये तो नॉन बायोलॉजिकल है। ये हालत है, उस हालत में ये कह रहे हैं कि करेंगे। कब कीजिएगा? कर तो आप बहुत कुछ रहे हैं, अच्छे दिन आप पिछले 10 साल से ला रहे हैं। कब कीजिएगा? आप टाइमलाइन दीजिए, और जब कीजिएगा तो हम आपको एक बात और जोड़ करके बता देते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(5) में यह साफ साफ लिखा हुआ है कि निजी क्षेत्र में भी भागीदारी सुनिश्चित करना पड़ेगा। इसके लिए नया कानून लाने की जरूरत नहीं है, संविधान में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इसको करने में क्या है? नेकी और पूछ अगले साल से शुरू कर दीजिए प्रधानमंत्री जी। 15(5) के सवाल को हम लोग लगातार उठा रहे हैं। और एक बात और कह रहे हैं, देखिए किसी को अगर बुरा लगे तो लगे, जो सच्चाई है वो बोलना पड़ेगा। सच्चाई ये है कि अगर पिछड़े, अति पिछड़े, अब तो ईबीसी भी है, अब जो है उसमें ईडब्ल्यूएस भी है, उसमें गरीब लोग भी हैं, पिछड़े भी हैं, अति पिछड़े भी हैं, हर धर्म में जो है पिछड़े और अति पिछड़े हैं। सवाल ये है कि अगर भागीदारी की जरूरत 70% लोगों की है तो सीमा 50% का क्यों रहेगा? क्यों आपस में जो है प्रभावित लोगों को आप लड़ा रहे हैं? ये तो वही खेल हो गया ना कि हम जो है 10 रोटी लेकर के यहाँ बैठ जाए और सामने 20 लोग हो। ठीक है, हम अकेले 10 रोटी लेकर के बैठ गए हैं और सामने 20 लोग हैं। हम एक रोटी उठाएं और कहें कि जो सबसे ज्यादा जंप करोगे उसको एक रोटी देंगे, तो हर जंप में एक को तो रोटी मिलेगा, बाकी 19 लोग क्या हो जाएगा? छट जाए। लेकिन हमारे पास 9 रोटी बची रहेगी। तो मैं कहता हूं, हे देश की जनता, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में ना आपका हिस्सा कितना है? प्रधानमंत्री 8,500 करोड़ के हवाई जहाज पे घूम रहे हैं, आपकी आमदनी कितनी है जरा हमको ये बता दीजिए। धन और धरती अगर बटनी ही है तो धन और धरती ईमानदारी से बटे।
भागीदारी की जरूरत अगर 65% हो तो सीमा 50% की क्यों रहे? 50% की सीमा को हटाया जाए। ये सवाल हम सामाजिक न्याय के इस संवाद में यहाँ उठाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। और ये जो मुद्दे हम आपके सामने गिना रहे हैं, औने पौने दाम में देश की संपत्ति अपने दोस्त को देना, चंदा दो धंधा दो योजना के तहत इसकी देश की संपत्ति अपने दोस्त को देना, देश की ऐसी स्थिति बना देना। क्या कहते थे? डंका बज रहा है। कहां? डंका अगर बज रहा होता तो ट्रंप की यह हिम्मत नहीं होती कि हमसे बिना पूछे वो सीज फायर की घोषणा कर देता। मजाल है उसकी। वो कौन होता है कि हमारे देश का सीज फायर का घोषणा वो करेगा? हमारे प्रधानमंत्री करते, हमारे विदेश मंत्री करते, हमारे सेना के अध्यक्ष करते। वो कौन होता है इस बात की घोषणा करने वाला? ये आदमी झूठा है। मैं तो कहता हूं कि ये इस कदर झूठा है कि झूठ की मुलाकात अगर इससे हो जाए तो झूठ जो है इसके पैर में नतमस्तक हो जाएगी। इतना बड़ा झूठा है ये आदमी। झूठ बोल रहा है, इस देश के लोगों को बना रहा है। और इस देश के लोगों को बनाने की इसकी सबसे बड़ी साजिश जो है वो ये है कि धर्म के नाम पे लोगों को आपस में कैसे लड़ाया जाए। ये बहुत आसान काम है। अच्छा, जानते हैं ये भी इसका ओरिजिनल आइडिया नहीं है। जिसकी ये जासूसी किया करते थे ना जनरल डायर की, अंग्रेजों की, उसी से ये सीख करके ये प्लान जो है भारत के लोगों के ऊपर लागू कर रहे हैं। ये मत सोचिए कि हिंदू मुसलमान का पॉलिटिक्स इनका ओरिजिनल आइडिया है। ये आइडिया असल में अंग्रेजों का आइडिया है। और मैं आपको एक प्रसंग बता देता हूं। मुझे झूठ नहीं बोलने आता है। कौन सा हम प्रधानमंत्री बन गए हैं कि झूठ बोलेंगे? मैं सच आपको बताता हूं कि ये आइडिया अंग्रेजों का। अंग्रेज क्या करते थे? फूट डालो राज करो। इस देश की आवाम को, हम लोग भावुक लोग होते हैं। कोई भी जो है चिकनी चुपड़ी बातें करके हमारी भावनाओं को भड़का करके अपना काम करके चला जाता है। हम भावुक लोग। मैंने अंग्रेज आया जहांगीर के दरबार में कहा कि हम व्यापार करने आए हैं, जहांगीर कहा ले लो। कोई भी हमारे यहाँ आया, हम लोग बोले कोई दिक्कत नहीं, आओ रहो, हमारे पास बहुत है। आपने कभी सुना है कि भारत के लोग कहीं जाकर के हमला कर दिए, किसी इलाके को कब्जा कर लिया? अरे हम लोग जो है ना बड़े मस्त लोग। प्रकृति ने जो हमको नदी के गोद में बिठाया। मेरे एक जिले में 5 नदी बहती है। इतना पानी है कि सिर्फ हमारे आंखों में नहीं, हमारे दिलों में भी पानी है, करुणा है, दया है। किसी पे हमला नहीं करते। तो अंग्रेज आया, अंग्रेज देखा तो बड़ा बढ़िया जगह है, यहाँ के लोग बड़े भावुक हैं, इनको आपस में लड़ा दो, फिर इनका सारा माल सपेट करके ले जाओ। तो उन्होंने तरकीब निकाली कि इनको आपस में लड़ाएं कैसे, क्योंकि गजब का देश है ये। तो यहाँ तो क्या है कि ताजिए का जो ताजिया निकलता है उसमें हिंदू भी शामिल हो रहा है, और कहीं अगर कोई सत्यनारायण स्वामी का पूजा हो रहा है, होली हो रहा है, तो उसमें मुसलमान भी शामिल हो रहा है। ये तो कमाल का देश है। ये एक देश ऐसा है जो आज भी ओ पालन हारे गाना जो है, जो कृष्ण के बारे में लिखा गया, उसको जावेद अख्तर ने लिखा है। हिंदुओं के मंदिर में बजने वाले ज्यादातर गाने जो हैं वो रफी ने गाया है। रफी ने गाया है ये गाना कि राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। ये मोहम्मद रफी का गाया हुआ गाना है। बोला ये देश तो कमाल है, इसको लड़ाएं कैसे? पर धर्म के आधार पर इसको लड़ा सकते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों को यह बात समझ में आ गई। तो बोला लड़ाएं कैसे? बहुत आसान है। सुअर काटो, मस्जिद में फेंको, गौवंशियों को काटो और मस्जिद मंदिर में फेंको, लड़ाई हो जाएगा। और लड़ाई हो गई। ये बात इनके ये जो जासूस हैं तब अंग्रेजों के साथ चाय पे चर्चा किया करते थे, आजकल हम लोगों के साथ चाय पे चर्चा करने के लिए आए हैं। यही तरकीब अपना करके ये लोगों को आपस में लड़ा रहा है, और हम इसमें लड़ते रहते हैं। हमारा ध्यान, आप देखिए, हर 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में कोई ऐसा मुद्दा आएगा कि हम आपस में लड़ेंगे, पता चलेगा कि एक और चीज बिक गया, एक और कुछ घपला हो गया, एक और कोई चीज गायब कर दिया गया। इस साजिश को हमको समझना है। सामाजिक न्याय का सवाल हर धर्म का सवाल है, हर जात का सवाल है, हर औकात का सवाल है। इसमें हमको एकजुट रहना है। और देश तभी बचेगा जब देश में न्याय होगी। देश तभी बचेगा जब लोगों को शिक्षा मिलेगा, जब लोगों को नौकरी मिलेगी, लोगों को भागीदारी मिलेगी। यही अपील मैं बिस्फी के लोगों से करने के लिए आया हूँ। आप विद्यापति के धरती के लोग हैं,
आपने अंधेरे में भी जो है दुनिया को रास्ता दिखाया है। बिहार में बदलाव के लिए आपके रास्ते की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है। इसी निवेदन के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।